नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए क्रूशल है। आज का हमारा टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपके एसएससी और एचएसएससी एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट गाइड है। देखिए, इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम शुरू करेंगे सेक्शन 1 द फाउंडेशन के साथ। फिर हम डिटेल में जाएंगे सेक्शन 2 पंचायती राज और सेक्शन 3 म्युनिसिपैलिटीज में। उसके बाद सेक्शन 4 में हम इनके कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझेंगे और आखिर में सेक्शन 5 में होगा एक रैपिड फायर राउंड जिसमें हम क्रूशियल एग्जाम फैक्ट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द फाउंडेशन। यहाँ हम इसकी बिल्कुल बेसिक यानी इसकी नींव को समझेंगे। हमेशा क्या है से पहले क्यों है जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग और डेलीगेटिंग फंक्शंस, पावर्स, पीपल और थिंग्स अवे फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन और अथॉरिटी। इसका सरल भाषा में मतलब है कि शक्ति को एक सेंट्रल जगह जैसे दिल्ली या स्टेट कैपिटल से लेकर नीचे गांव और शहर के लेवल तक बांट देना, ताकि स्थानीय लोग अपने मामले खुद सुलझा सकें। सर, ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब हमें इन कोर प्रिंसिपल्स में मिलता है। देखिए, पहला पॉइंट, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इम्प्लीमेंट करने का ही एक जरिया है। दूसरा पॉइंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक रूप है जो रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी दोनों इलाकों में काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट, ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक ले जाता है, यानी हर गांव हर गली तक लोकतंत्र की पहुंच। अब जरा इसका इतिहास देखते हैं। एंशिएंट एरा से ही भारत में पंचायतें चली आ रही हैं। इसका जिक्र हमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलता है। गांधीयन एरा में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा, मतलब हर गांव आत्मनिर्भर हो। और ये लास्ट पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन लाया, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। सर, ये लॉर्ड रिपन कौन थे? लॉर्ड रिपन उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। उन्होंने ही सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा था। अब हम फोकस करेंगे रूरल गवर्नेंस पर, यानी गांव के सिस्टम पर। सेक्शन 2 है पंचायती राज। इसे हम शॉर्ट में PRS भी कहते हैं। अब देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम आखिर बना कैसे। नंबर 1, शुरू में संविधान के आर्टिकल 40 में इसका प्रोविजन था, जो कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था। नंबर 2, फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। नंबर 3, इस कमेटी ने 3 टियर सिस्टम का सजेशन दिया। नंबर 4, इसके बाद 1959 में भारत की पहली पंचायत नागौर राजस्थान में स्थापित हुई। और फाइनली नंबर 5, 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। सर, ये बलवंत राय मेहता कमेटी का 3 टियर सिस्टम कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। देखो, नाम क्या है? बलवंत राय मेहता। कितने शब्द हैं? 3, इसलिए 3 टियर सिस्टम। सिंपल। तो चलिए देखते हैं कि इसे संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। देखिए, अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। संविधान में नया पार्ट 9 जोड़ा गया और एक नई शेड्यूल 11 भी जोड़ी गई। अब इन नंबर्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है। अल्फाबेटिकली पंचायत म्युनिसिपैलिटी से पहले आता है, तो 73rd अमेंडमेंट और शेड्यूल 11 भी पहले आएंगे, 74th और शेड्यूल 12 बाद में। ये है वो 3 टियर सिस्टम। सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति मंडल ब्लॉक लेवल, और सबसे नीचे गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत विलेज लेवल। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर्स मिलकर ग्राम पंचायत को चुनते हैं। सर, ये पहली पंचायत कहाँ शुरू हुई थी? इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। देखो, सिस्टम का नाम क्या है? पंचायती राज। कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। नाम में ही जवाब छिपा है। चलिए अब गांव से शहरों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 3 म्युनिसिपैलिटीज अर्बन गवर्नेंस। अब तक हमने गांव की बात की, अब हम शहरों के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को समझेंगे। जैसे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज को भी मिला। देखिए, अमेंडमेंट है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट कौन सा जोड़ा गया? पार्ट 9A। शेड्यूल कौन सी जोड़ी गई? शेड्यूल 12। याद है ना?
P बिफोर M वाला निमोनिक। और एक की आर्टिकल है आर्टिकल 243Q, जो 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज बनाना अनिवार्य करता है। यह है वो 3 टाइप्स। चलिए इस टेबल को रो बाय रो समझते हैं। पहला है नगर पंचायत। यह ट्रांजिशनल एरिया के लिए होता है, मतलब जो गांव से शहर बन रहा है। पॉपुलेशन होती है 10,000 to 20,000 और इसे स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाती है। दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल। यह स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए है। पॉपुलेशन 20,000 to 3 lakhs। इसे भी स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाती है। और तीसरा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यह लार्जर अर्बन एरिया के लिए है, जहां पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर हो। इसे स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। सर, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या फ़र्क है? गुड क्वेश्चन। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा। इसके लिए एक प्रॉपर कानून पास करना पड़ता है। इसलिए बड़े शहरों के लिए लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द रूल्स फॉर एवरीवन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम वो नियम पढ़ेंगे जो पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज दोनों पर इक्वली लागू होते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1/3। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरक्षण से जुड़ा है। ये नंबर है सीट्स का जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नॉट लेस देन 1/3, यानी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इस स्लाइड पर जो प्रोविजंस हैं वो एग्जाम के लिए सबसे क्रूशल है। पहला, SC/ST रिजर्वेशन। ये मैंडेटरी है और उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में होता है। दूसरा, विमेंस रिजर्वेशन, जैसा हमने देखा, नॉट लेस देन 1/3। तीसरा, टेन्योर। इन सभी बॉडीज का कार्यकाल 5 साल का होता है। और चौथा, री इलेक्शन। अगर कोई बॉडी समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना जरूरी है। ये नंबर्स 1/3, 5 years, 6 months डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इनके काम में क्या फर्क है। पंचायत्स के काम स्केड्यूल 11 में दिए गए हैं और कुल 29 आइटम्स हैं। वहीं म्यूनिसिपैलिटीज के काम स्केड्यूल 12 में है और उनके पास 18 आइटम्स हैं। तो पंचायत्स के पास काम करने के लिए ज्यादा विषय हैं। सर, ये फंक्शनल आइटम का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक फंक्शनल आइटम हो सकता है सैनिटेशन या पब्लिक हेल्थ, यानी सफाई और जन स्वास्थ्य। और पंचायत्स के लिए हो सकता है माइनर इरिगेशन या एनिमल हस्बेंड्री, यानी लघु सिंचाई और पशुपालन। इन लोकल बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसे गवर्नर हर 5 साल में अपॉइंट करते हैं ताकि ये इन बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करें। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इन सभी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाती है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके चुनाव नहीं कराता। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, क्रूशल फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, रैपिड फायर राउंड। सब लोग अलर्ट हो जाइए। मैं कुछ नंबर्स या टर्म्स स्क्रीन पर दिखाऊंगा और हम उन्हें जल्दी से डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला नंबर है 61st। स्टूडेंट, बता सकते हो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये कौन सा अमेंडमेंट था? बिल्कुल सही, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसने वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी। ये सभी इलेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लोकसभा हो या ग्राम पंचायत। अगला नंबर है 20 लाख। पंचायती राज सिस्टम में इस नंबर का क्या मतलब है? ये रहा इसका जवाब। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से ज्यादा नहीं है, उन्हें इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत बनाना जरूरी नहीं है। वो 2 tier सिस्टम भी रख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, आज हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ जाना। अब जब आप समझ गए हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकतंत्र को आपके दरवाजे तक कैसे लाता है, तो सोचिए, एक फ्यूचर लीडर के तौर पर आप इसे अपने गांव या शहर में और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचना जरूर। एग्जाम क्लियर करने के बाद देश को आप जैसे लीडर्स की ही जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। चैनल एंड कंटेंट अच्छा लगा तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।